वेलकम टू फिजिक्स पल्स। यहाँ कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में। कल हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे रेजिस्टेंस इफेक्ट करती थी हमारे एक इलेक्ट्रिक सर्किट को। किस प्रकार एक करंट के फ्लो जो पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा था, उसके होने के बाद भी हमारी एक रेजिस्टेंस थी जो रुकावट पैदा कर रही थी करंट के फ्लो को लेकर। तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में उसके फॉर्मूले को डिस्कस किया था और उसकी डिपेंडेंसी भी देखी थी कि किस टाइप से रेजिस्टेंस कंडक्टर के साथ में डिपेंड होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से रेजिस्टेंस को लेकर। पिछला लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया था रिगार्डिंग रेजिस्टेंस। जैसा कि रेजिस्टेंस को क्या कहा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रेजिस्टेंस देन R इज इक्वल टू V अपॉन I। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि कोई आपके पास में कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर अपने फिक्स्ड एटम्स होंगे। जब इस कंडक्टर के अंदर से हमारा जब करंट फ्लो होकर जा रहा होगा तो उस कंडक्टर के एटम इस करंट का अपोज करेंगे, ये एटम उस करंट को रोकेंगे, उसके फ्लो करंट के फ्लो में बाधा बनेंगे। तो जितना करंट के फ्लो को ये एटम्स रोकते हैं उसी हिसाब से इस कंडक्टर की क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस। अब जो हमने रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखी थी वो ये देखी थी नॉर्मल R इज इक्वल टू V अपॉन I कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो है हमारा पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक करंट का। अब रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ये हमारा ऐसा सिंबल होता है जो रेजिस्टेंस का देखने को मिलता है। आगे बोला गया कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अगर आप रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते हो तो इसके लिए जो आप यूनिट लगाओगे वो क्या लगाओगे, ओम यूनिट लगाओगे। अब ये बोला गया कि 1 ओम क्या होता है, एक रेजिस्टेंस की जो यूनिट ओम है, और उस 1 ओम को बताने के लिए ये कहा गया कि रेजिस्टेंस की शुरुआत हो जाएगी 1 ओम से। तो हम लोग 1 ओम किस बात को बोलते हैं, हम किस से 1 ओम कहते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर 1 ओम है। तो रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस बराबर होता है V अपॉन I। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, V अपॉन I। मेरा जो R है वो इक्वल 1 हो जाए, R की वैल्यू 1 आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो मेरा रेजिस्टेंस 1 ओम बनने वाला है। अब R के बराबर 1 कैसे लिखा जाए, क्योंकि R के बराबर 1 लिखने का मतलब है 1 ओम। तो ये कहा जाएगा कि जो पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, और जो करंट फ्लो हो रहा है और जो करंट है I वो कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। अगर वोल्टेज का फ्लो 1 हो जाए और करंट का फ्लो भी 1 एम्पियर हो जाए तो आने वाली रेजिस्टेंस उस सर्किट के अंदर कितनी होगी, 1 ओम। तो मैं इस 1 ओम के लिए डेफिनेशन देखूं तो ये एक रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये एक रेजिस्टेंस है किसी एक कंडक्टर के अंदर थ्रू विच अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर। फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर के साथ में आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो आपका कितना बनना चाहिए, जो आपका पोटेंशियल बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए भाई, कि मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दी, ये मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई। अब इसके बीच में, एंड के बीच में जो वोल्टेज बन रहा है वो पोटेंशियल मेरा 1 वोल्ट रहेगा और इसके साथ में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, 1 एम्पियर। तो इसकी जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 1 ओम। तो ये हमारी डेफिनेशंस थी जो मैं बता रही है कि एक रेजिस्टेंस है कंडक्टर की, जब उसके अंदर किसी भी सर्किट के अंदर जब हमने उस कंडक्टर के अंदर जब हमने करंट को 1 एम्पियर रखा और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखा तो जो बनने वाली रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की कितनी कहलाई जाएगी, 1 ओम। अब डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस M
1L2T-3 ए की पावर -2। इस डायमेंशन का हमारे अभी 10th के सिलेबस के हिसाब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज की खातिर हम रेजिस्टेंस की डायमेंशन भी देख लेते हैं कि M1L2T-3 A-2 ये हमारी डायमेंशन होती है रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखिए रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, वो है हमारा पोटेंशियल और करंट का ग्राफ, कि पोटेंशियल और करंट का ग्राफ कैसा रहेगा, उसके बारे में फिर हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल और करंट का ग्राफ कैसा रहेगा। कि मेरे पास में मैंने डाटा कलेक्ट किया V, मैंने पोटेंशियल लगाया किसी सर्किट में 5 वोल्ट, जिसकी वजह से मुझे करंट मिल गया 2। मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया फिर 10, जिसकी वजह से करंट मुझे मिला 4। फिर मैंने पोटेंशियल बढ़ा के करा 15, करंट मेरा मिल गया 6। फिर किया मैंने 20, करंट मेरा मिल गया 8। लेकिन जब मैं इन दोनों के रेशियो को निकालने की कोशिश करता हूं तो इन दोनों का जो रेशियो निकल कर आ रहा है मींस R बराबर V/I, तो कितना आएगा 5/2। 10/4 को आप डिवाइड करोगे तो भी 5/2, 15/6 को डिवाइड करोगे तो भी 5/2, 20/8 को डिवाइड करोगे तो भी 5/2। मींस ये जो निकल कर आ रही है 5/2 उस सर्किट की क्या कहलाई जा रही है, रेजिस्टेंस। मींस आपने उस सर्किट की रेजिस्टेंस को तो फिक्स कर लिया, कांस्टेंट कर लिया कि रेजिस्टेंस उस सर्किट की 5/2 है, या मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल और करंट का रेशियो कितना निकल कर आ रहा है 5/2। लेकिन वहीं जैसे आप करंट को क्या कर रहे हो 2 टाइम्स, तो वैसे भी वोल्टेज को क्या कर रहे हो 2 टाइम्स, तो करंट भी क्या हो रहा है 2 टाइम्स। फिर आपने क्या किया इसको 3 टाइम्स, तो करंट भी 3 टाइम्स। फिर आपने किया 4 टाइम्स, तो करंट भी 4 टाइम्स। मींस अब ऐसी कंडीशन में मैं वैल्यू पुट करने जाऊं किसी ग्राफ के अंदर, तो इसकी ग्राफ की वैल्यू क्या मिलती है, ग्राफ ऑफ V एंड I और V का ग्राफ क्या कहता है, ये बनाया मैंने ग्राफ, इधर वैल्यू रख दी V की और ये इधर वैल्यू रख दी मैंने I की। V की वैल्यू मेरी कहां से स्टार्ट है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 30, इधर 2, 4, 6, 8, 10। तो जैसे ही मेरा करंट 2 पहुंच रहा है तो उस पर पोटेंशियल कितना मिल रहा है मुझे 5। फिर मेरा पोटेंशियल अगर मैंने 10 किया तो मुझे करंट कितना मिल रहा है 4। फिर मैंने पोटेंशियल 15 किया तो करंट कितना मिल रहा है 6, और 20 किया पोटेंशियल तो करंट कितना मिल रहा है 8। तो यहाँ पर जो मेरी लाइन मिलती है वो बिल्कुल मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। मैं कह सकता हूँ कि V और I का जो ग्राफ बन रहा है, V और I का जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा ग्राफ बन रहा है, एक लीनियर ग्राफ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि भाई जो ग्राफ बनेगा पोटेंशियल का और करंट का वो कैसा होता है, तो वो होता है हमारा लीनियर ग्राफ। मींस कह सकता हूं कि मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो हमें देखने को मिलता है किसका, V एंड I का। तो ये हमारा V एंड I का ग्राफ हो गया। अब ग्राफ के बाद में हम देखते हैं अपनी रेजिस्टेंस को, जहां हमारी कहानी चल रही है। अब देखो रेजिस्टेंस के बारे में, अब ये पिछली बात थी कि R बराबर V/I, लेकिन फिर ये बोला है रेजिस्टेंस की कुछ और ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर वो डिपेंड कर रही है। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस हमारे लेंथ पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस हमारे कंडक्टर के एरिया पर डिपेंड करती है। वो कैसे, अकॉर्डिंग टू दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिस्टेंस we are going to discuss here the resistance of a conductor
किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? पहला लेंथ। लेंथ पर कैसे डिपेंड करवाई थी कल हमने? लेंथ पर हमने डिपेंड करवाई थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस आर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो लेंथ भी इंक्रीज होगी, अगर लेंथ इंक्रीज करी जाएगी तो आर भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैं कह सकता हूं कि किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कैसे? कि यहां पर मेरे पास एक एल लेंथ का कंडक्टर है, एक एल लेंथ का कंडक्टर है जिसके पास में फिक्स्ड एटम्स होंगे जिनमें से होकर निकलेगा हमारा करंट। अब जितना इनको करंट को रोकना होगा, रुकावट पैदा करनी होगी, उस हिसाब से करंट का फ्लो बनेगा। वही मैंने क्या किया, अब इसी कंडक्टर की लेंथ को भी बढ़ा दिया, तो भैया यहाँ प्रेजेंट रहने वाले एटम्स की भी क्या हो गई? नंबरिंग बढ़ गई, या नंबर्स ऑफ एटम्स भी बढ़ गए। तो बेचारा करंट जो यहाँ तक परेशानी झेल रहा था, अब उसको और ज़्यादा आगे दिक्कत रहेगी परेशानी झेलने में। मीन्स लेंथ बढ़ा दी तो आपने क्या कर दिया? रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। जो करंट को फ्लो में प्रतिरोध हो रहे थे, जो रुकावट पैदा कर रहे थे एटम्स, जो कॉलिजन्स बन रहे थे, वही तो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, वही तो करंट के फ्लो को रोकने का काम कर रहे हैं। तो लेंथ बढ़ाने पर ऐसे हमारी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर। मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कि ये मेरा कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर जिसका एरिया अभी ए है, जिसकी लेंथ एल है। अब बेचारा यहां से इलेक्ट्रॉन आया और निकलने की कोशिश करता है। यहाँ बैठे हैं इसको रोकने वाले एटम, जो इसके साथ में टकराकर इसकी स्पीड को स्लो कर देंगे। जैसे बेचारे की स्पीड स्लो हुई, मींस चार्जेस की स्पीड स्लो हुई, तो करंट भी वहां पर कम ही हो जाएगा। तो आराम से बेचारा यहाँ से धक्का खाते हुए निकलता बचता हुआ बाहर आ गया। लेकिन ये जैसे ही आया तो बड़ा परेशान हुआ। अब इसके दोस्त हैं, भाई सफर कैसा रहा? टिल्लू बाबा ने पूछा इससे कि भाई तेरा आज का कंडक्टर के अंदर सफर कैसा रहा? अरे भाई मत पूछो, बड़ी बेहाल हो गए यार, इतनी माथा फोड़ी करनी पड़ी इस टनल को पार करने में कि भाई मैं तो कभी ना हूं इस एरिया में घूमने के लिए, ये तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज जगह है। तो ऐसा क्या हो गया? मैं कि कुछ मत पूछ भाई, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि यहाँ से आने में इतनी रुकावट पैदा हुई कि मेरी जो स्पीड थी ना वो ही चेंज हो गई। बड़े आराम आराम से आना पड़ा मुझे, जैसे ही चलूँ वैसे ही झगड़ा, जैसे चलूँ वैसे झगड़ा। मीन्स जैसे ही करंट चले फिर एटम, फिर करंट चले फिर एटम। सो बेचारे को चलने के लिए जगह ही नहीं मिली। तो बोला अच्छा चल मैं देखता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ, मैं टिल्लू बाबा किस काम का। अब भाई ये आते हैं, यहाँ पर आकर पूरी कंडीशन को देखते हैं और बोलते हैं अरे यार तूने फिजिक्स पल्स से शायद फिजिक्स नहीं पढ़ी। अरे ये तो हमारे हाथ में यहाँ से आराम से जाना। कैसे भाई? तेरे फ्लो को इजी बनाना है ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो रोड का एरिया है ना उसको क्या करे, सरकार इस एरिया को बढ़ा दे। रोड की लंबाई को कोई दिक्कत नहीं है छेड़ने की, कि रोड की लंबाई को छेड़ने की कोई दिक्कत नहीं है, रोड तो जितना लंबा था उतना ही रहने देते हैं। तो क्या करना है, बस ये बोलो कि ये जो रोड का एरिया था वो उसको बढ़ा दो। लिए लो, ये ले, ये हमने क्या करा, एरिया इसका बढ़ा दिया। अब बेचारा एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब यहां पर बैठा हुआ टिल्लू बाबा के साथ जो पहले परेशान था, अब बड़ा हाथ पकड़ के आराम से मस्त निकलता हुआ जा रहा है। उड़ता पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, और आराम से निकल कर आ गया। और निकलने के बाद बोलता है वाह बाबा टिल्लू कमाल कर दिया, मेरे को यहाँ से निकलने में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। क्योंकि क्या करा है हमने, एरिया बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस बन रही थी उस रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कम। भाई एटम तो वही थे, एटम तो नहीं छेड़े हमने, बस उनके बीच का जो स्पेस था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से करंट चार्जेस आराम से फ्लो होते हुए जेल से फरार।
तो इस प्रकार हमारी रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड करती है कि एरिया बढ़ाने पर भी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और लेंथ के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया R बराबर L, R इनवर्सली A बाई L। फिर थर्ड पॉइंट आता है नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। मीन्स अब तो आगे की बातें ये हो रही हैं कि कंबाइन करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, लेकिन उससे पहले ही जाते जाते एक बात ये बोल गया कि रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। तो क्लास 10th अब तक आपको एक चीज में बड़ी दिक्कत होगी, ये मैं लिख कर दे सकता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है, नहीं सर ऐसा कैसे हो जाएगा, क्यों? रेजिस्टिविटी की सर ने यूनिट अलग बताई है, बाकायदा स्टार बनाकर लिखवाई है, ओम मीटर, और आप कह रहे हो रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टिविटी। देखिए बेटा मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ही नहीं कहूँगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है। लेकिन आपकी जो रेजिस्टिविटी है ना, दैट इज नॉट अ रेजिस्टिविटी, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आओ कैसे? नेचर ऑफ मटेरियल की जैसे ही बात करी तो कहीं ना कहीं अब हमारा रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर पर जाने वाला है, और नेचर पर जाने वाला है तो इसका मतलब कोई एक नई ही क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होने वाली है अब आगे आने वाले लेक्चर के दौरान। मैंने क्या करा कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है इसको ऐड कर लिया, और ऐड करने पर मुझे इक्वेशन मिल गई R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर लेता हूं तो क्या मिल रही है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई A, जो मेरी ये रही। लेकिन जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो इसकी जगह मैंने कल साइन लगाया ही था रो L बाई A। अब हम डिस्कस करेंगे कल के छोड़े हुए लेक्चर रो पर। ये रो है क्या, रो किस बात के लिए हमने यहाँ पर लगाई है, क्योंकि देखो आगे लिखा हुआ है कि रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। आइए बात करते हैं अब इस रो पर। रो की कहानी चालू करते हैं। R बराबर रो L बाई A, इतना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इतना तो सबको पता ही है कि R बराबर हमारा क्या रहने वाला है, रो L प्लस रो L अपॉन A। अब ये जो रो है इसका मैं फॉर्मूला बनाऊं तो वो बनता है R L बाई A। मीन्स मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है साहब, बिल्कुल जी। मेरे पास में कोई एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, जिसकी लेंथ L है और जिसका एरिया A है। अब रो क्या है, मैंने ये दोनों डायग्राम किस लिए बनाए? रो ये कहती है कि किसी सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, किसी सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की लेंथ L होगी और एरिया A होगा। लेंथ L होगी और एरिया A होगा तो बोले जाने वाली रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाई जाएगी। मीन्स अगर आपके द्वारा लिया गया कोई भी कंडक्टर, कोई भी मटेरियल, आप उसकी लेंथ को 1 मीटर लिखो और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर। आपके द्वारा लिया गया कोई भी मटेरियल, कोई भी कंडक्टर किसी भी नेचर का है, अगर आपने उसकी लेंथ को 1 मीटर माना और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लिया तो आने वाली रेजिस्टेंस
वही रजिस्टिविटी बन जाती है। मतलब उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाई जाती है। क्यों कहलाई जाती है? कि जब हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी नेचर का हो, चाहे वो सिल्वर का हो, कॉपर का हो, किसी भी का हो, टंगस्टन का मटेरियल हो, उसकी जो लेंथ है वो मेरी 1 मीटर हो और एरिया कितना हो मेरा 1 मीटर स्क्वायर। एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ अगर 1 मीटर है, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा है तो इसके द्वारा भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? L/A। ठीक है, रेजिस्टेंस आएगी L और A से। लेकिन अगर कंडक्टर की हमने लेंथ और एरिया फिक्स कर दिया है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेंथ एंड एरिया फिक्स्ड, तो ऐसे में जो रेजिस्टेंस बनेगी वो रेजिस्टेंस ऐसी वैसी नहीं होगी, वो रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। कि मैंने एक पैरामीटर बना दिया कि भाई कोई सा भी कंडक्टर हो, अगर उसकी लेंथ L है और उसका एरिया A है, उसकी वजह से निकाल दो उसकी क्या रेजिस्टेंस है। दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और वी कैन से दैट, तुम्हारे स्कूल के हिसाब से, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेजिस्टिविटी मीन्स रो बराबर आर, लेंथ कितनी 1, एरिया कितना 1, 1 से 1 कैंसिल, रो बराबर क्या हो गया आर। दैट्स ऑल। मीन्स रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, सास ही कभी बहू थी। तो बात तो वही है। अब हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, टीचर आता है बोलता है बेटा रेजिस्टेंस क्या करती है? रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। लेंथ पर डिपेंड करती है बेटा, एरिया पर डिपेंड करती है। और बेटा सुनो, एक रेजिस्टिविटी भी होती है, वो क्या करती है? कांस्टेंट का साइन होता है और वो लेंथ और एरिया से उसे कोई लेना देना नहीं है, वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है। अब भाई साहब क्यों नहीं होगी यार? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अगर डिपेंड कर रही है तो कहीं ना कहीं ये भी तो होगी। पर इसको रेजिस्टिविटी बोलने का रीजन क्या है? रेजिस्टिविटी बोलने का रीजन बस इतना है कि हमने लेंथ जब 1 बना दी और एरिया 1 बना दिया, तो अब आप क्यों लेंथ को बढ़ाने लगे रेजिस्टिविटी के लिए? कंडक्टर की लेंथ नहीं बढ़ाई जाएगी भाई। अब आपने बोल ही दिया कि 1 मीटर का के पास में कंडक्टर है और 1 मीटर स्क्वायर का उसका एरिया है, इनका रेशियो जो बनेगा वो रेजिस्टिविटी कहलाएगा उस कंडक्टर की। और आप कह रहे हो कि अगर मैं लेंथ बढ़ाऊं, तो लेंथ बढ़ा रहे हो तो फिर वो रेजिस्टिविटी कैसे बनेगी? कि रेजिस्टिविटी के लिए लेंथ तो 1 मीटर ही लेनी है और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर लेना है। तो इसीलिए तो हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं कि हमने एक एरिया और एक लेंथ मानकर इसको बनाया है। समझ में आई ना बात? तो अब ये रेजिस्टिविटी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। हमने सिल्वर का 1 मीटर का वायर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लिया। अब हमने कैलकुलेट कर लिया इसके अंदर हमारे करंट का अपोजिशन कितना रहता है, और हमने साइड में लिख लिया कि भाई साहब इसकी सिल्वर का कहीं से भी वायर लिया जाएगा वो इतना ही करंट को अपोज करेगा, लिख दो। जितना करंट को अपोज कर रहा है ये बन गई इसकी रेजिस्टिविटी, मतलब ये रेजिस्टेंस फिक्स रेजिस्टेंस है 1 मीटर के लिए। कॉपर का वायर लिया, उसकी लेंथ ए ली, लेंथ 1 ली, एरिया भी 1 लिया, उसकी कैलकुलेट करी, लिख दी भाई ये इतना कर रहा है, सिल्वर से कुछ कम कर रहा है, तो सिल्वर से थोड़ा सा ज्यादा अपोज कर रहा है, करंट को कम कंडक्ट कर रहा है। दूसरा और कोई अलॉय ले लिया मैंने, कोई भी नेक्रोम वायर ले लिया, टंगस्टन वायर ले लिया, उसको भी मैंने लेंथ 1 मीटर ली, एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया, वो बहुत ही ज्यादा अपोज कर रहा था, तो बोल दिया भाई ये इसकी रेजिस्टिविटी है। मीन्स जितने भी हमारे पास में अब कंडक्टर मिलने वाले हैं जो करंट को फ्लो करेंगे, अगर आप उनके एरिया को और लेंथ को फिक्स कर देते हो वही उसकी रेजिस्टिविटी बन जाती है। अब आज से कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों एक ही हैं। लेकिन जब हम किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कब क्या करें, लेंथ 1 मान ले, एरिया 1 कर ले, तो बनने वाली रेजिस्टेंस क्या कहलाई जाएगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये हमारी बन गई यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब आ जाते हो कहानी पर। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब देखो, इफ L = 1 एंड A = 1 देन R बराबर रो, मतलब रेजिस्टेंस बराबर
रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के कंडक्टर को डिफाइन करती है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, एंड यूनिट एरिया मीन्स 1 मीटर स्क्वायर by a wire of a given material of a conductor, that is also known as resistance of a unit cube of meter of the given conductor। और इसको हम लोग क्या और बोल सकते हैं? यूनिट क्यूबिक ऑफ मटेरियल ऑफ अ गिवन कंडक्टर। अब फैक्टर अफेक्टिंग आपको तो नहीं बताए होंगे, लेकिन हम और आगे बता देते हैं। कहते हैं ना कि रजिस्टिविटी किसी पर डिपेंड नहीं करती, बेटा रजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है। सुन ले किस बात पर? पहली बात एन पर। कैसे? कि रजिस्टिविटी मटेरियल के कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके अंदर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना ठूस ठूस कर हमने इलेक्ट्रॉन भरे हैं। भाई जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी वजह से तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। वो डेंसिटी ही तो बता रही है कि कितना कंडक्ट करेंगे। हमने कंडक्टर को ठूस ठूस कर इलेक्ट्रॉन से भर दिया, अब चार्ज जा रहा है, निकल के देखा कहाँ से निकलेगा? पहले से हम ही लोग बैठे हुए हैं। डेंसिटी ज़्यादा तो वहाँ पर क्या रहेगी? रजिस्टिविटी कम। अगर मेरा वहाँ पर मैंने कंडक्टर थोड़ा लूज रखा है, इलेक्ट्रॉन्स कम भर रखे हैं, तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की कम, तो रजिस्टिविटी ज़्यादा। रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरी बात ये तो पता ही है कि आप रजिस्टिविटी बदलना चाहते हो तो आपको इफ यू डोंट चेंज द गर्ल देन चेंज द गर्ल, मीन्स अगर आप रजिस्टिविटी चेंज करना चाहते हो, ये उसी से मैच कर रहा है, नहीं नहीं हम तो रजिस्टिविटी चेंज करेंगे, तो भाई अगर आपके पास वो सिल्वर कंडक्टर है ना तो सिल्वर कंडक्टर को बदल कर ही कॉपर कर दो। मीन्स ये तो वो बात है, इफ यू वांट टू चेंज द गर्ल देन चेंज द गर्ल। तो मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, नेचर चेंज करना पड़ेगा, रजिस्टिविटी चेंज करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप सिल्वर के वायर में ही लगे रहो ना, टोक पीट करने, कुछ भी करने, बढ़ाओ घटाओ, एरिया बढ़ाओ एरिया घटाओ, लेंथ बढ़ाओ लेंथ घटाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है उसको। अगर आप रजिस्टिविटी सिल्वर की चेंज करना चाहते हो तो भाई आ जाओ किस पर? मटेरियल चेंज कर दो। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो रजिस्टिविटी है वो नेचर पर डिपेंड होती है, मटेरियल के पे। तो रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन ऑफ टाइम है। रिलैक्सेशन ऑफ टाइम अभी क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा रहे हो या महाभारत पढ़ा रहे हो? बेटा दुर्भाग्य तो ये है कि थोड़ा समय लग गया आने में, लेकिन समय से नहीं आ पाए। आते तो गर्दे उड़ा देते तुम लोगों के। चक्कर तो यही है ना कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लेवल वाले टीचर्स की चपेट में आ चुके हो। अरे हम जैसों पर भी भरोसा करने में तुम्हें समय लगेगा। तुम पढ़ रहे हो रट्टाफिकेशन, तुम पढ़ रहे हो हवाबाजी, तुम पढ़ रहे हो अच्छी चमकती दमकती पीडीएफ। जब वो क्वेश्चंस आप जब क्वेश्चन पेपर आप एग्जाम में देखते हो तो आपकी हवा टाइट हो जाती है। आप छत की तरफ देखकर कितनी गाटर लगी हुई है उनको पढ़ना शुरू कर देते हो, गिनना शुरू कर देते हो, क्योंकि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या डेफिनेशन लिखा है, वो तो एक मैच ही नहीं हो रही। क्योंकि वो जो एग्जाम बनाने वाला वो भी पागल नहीं है, वो भी सुनता है। ये जो बोलते हैं ना कि पेपर तो यहाँ से आउट होगा, अरे 10th का सिलेबस ही क्या है? 12th का सिलेबस आउट करके दिखाओ, पेपर आउट करके दिखाओ तो जाने। बट 10th के गिने चुने सवाल हैं उनको आप पूरा ही तो करा देते हो, सुबह का उठ उठ के शाम को 10-10 बजे तक। बचते ही कौन से हैं? और 10-5 भी मैच हो गए ना तो हवा बना देते हैं कि लो हवा ठाडी बना रखी कि हमने पेपर आउट करवाया है। अब देखो इस बार फिजिक्स पल्स करवाएगा पेपर आउट, कौन रोक के दिखाता है? अरे क्वेश्चन ही इतने करा दो बच्चों के तो आना ही यहीं से है। अगर 10-5 आपके मैच भी हो गए तो क्या फर्क पड़ गया? अगर आपके 1 लाख स्टूडेंट्स आपसे पढ़ रहे हैं, 1 लाख स्टूडेंट आपके सब्सक्राइबर हैं, अगर उसमें से 20 भी टॉप हो गए तो आपने से क्या उखाड़ लिया पेपर आउट करा के? तो 20 के इंटरव्यू आप दिखाते हो, बाकी के लोगों का दिखाओ ना, जिनको हवाई नहीं लगने दिए, जिनका आपने साइंस पर से विश्वास हटा दिया, ये 1 शॉट चला चला कर, ये पेपर आउट की स्कीम लगा लगा कर। अरे पहले से बच्चे को पूरा ऐसा पढ़ा दो ना,
शुरुआत में जो हो रहा है लेकिन मजा आए, वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों कर रहे हैं? नहीं तो हमें भी क्या फर्क पड़ता है इतना सब कुछ लिखने का, कि रजिस्टिविटी तो कुछ नहीं है, ओम मीटर है, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। रजिस्टिविटी तो वो है जो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, बाकी कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो LIC पॉलिसी की तरह हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मीन्स रजिस्टिविटी। रिलैक्सेशन ऑफ टाइम क्या है? थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, मैं फिर भी आपको बता देता हूं, तो रुक भाई। कि जैसे कोई एक कंडक्टर होता है, अब सुनना ध्यान से, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम आ ही गया तो, कि आपका कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के पास में आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो बेचारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इधर से उधर मुंह मारते ही रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। मींस यहां पर किसी भी कंडक्टर के अंदर जब तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाऊंगा, मतलब कोई एक बैटरी नहीं लगाऊंगा, तो कंडक्टर के अंदर बैठे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मजे करते रहेंगे, पार्टी चलती रहेगी। मींस रैंडमली मोशन करते रहेंगे इधर से उधर, और इसी वेलोसिटी को, इन्हीं के इस मूवमेंट को हम लोग बोल देते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोल देते हैं? थर्मल वेलोसिटी। कि कोई एक कंडक्टर है जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने बैटरी नहीं लगाई है, तब तक उसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे और इसकी वजह से मोशन बनेगा, और मोशन कहलाया जाएगा थर्मल वेलोसिटी। लेकिन यहां अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के बावजूद भी इस कंडक्टर के अंदर करंट नहीं है, और ये कंडक्टर कैसा है? न्यूट्रल। रीजन ये होता है कि करंट, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनका जो मोशन है एक दूसरे के मोशन को, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से करंट नहीं बनता है। अगर आप इसके अंदर करंट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक फिक्स्ड या एक डेफिनेट साइड में, एक डेफिनेट वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा, एक फिक्स्ड डायरेक्शन देनी होगी। जो फिक्स्ड डायरेक्शन देने का काम कौन करेगा? वो काम करेगा इनको अपनी जगह से हिलाने वाली फोर्स। और किसी चार्ज को अगर कोई हिला सकता है तो वो है उसका दूसरा चार्ज। जैसे एक बाप का भी एक बाप होता है, तो चार्ज को हिलाने का काम कौन करेगा? चार्ज। और इसके लिए हमारे साथ देने के लिए बैठा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस हम अप्लाई कर देंगे इसके साथ में पोटेंशियल, जो कि यहां पर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मारेंगे? धक्का, जिसकी वजह से वो एक दूसरे में क्या करेंगे? टकराएंगे। बस, तो हम आगे यही किस पर? अपने रिलैक्सेशन ऑफ टाइम पर। जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर हमारे इलेक्ट्रॉन जो मस्त घूम रहे थे उनको एक ड्रिफ्ट मिलता है, एक झटका मिलता है। जो बेचारे ऐसे जा रहे थे मस्त, अब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड ने पकड़ के फेंका इस डायरेक्शन में, तो उनका मन था इधर जाने का। नहीं नहीं, इधर नहीं जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता बेटा चला, इधर चलना है। तो जो इलेक्ट्रॉन मुंह उठाकर ऊपर जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको पुश किया और इसकी डायरेक्शन को इधर किया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को जो चेंज कर रहा है, जो डायरेक्शन को ड्रिफ्ट कर रहा है, अपनी जगह से उसकी डायरेक्शन को चेंज करता हुआ एक फिक्स्ड डायरेक्शन में लेकर आ रहा है, तब ऐसे में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से बात करने के लिए आता है, भाई चल क्या रहा है? मैंने कहा चल कुछ नहीं रहा, भागो यहाँ से, जान बचाओ। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से जाके टकराता है, तब टकराने के बाद में फिर वो दूर जाएगा, फिर टकराएगा, फिर वो दूर जाएगा। तो जब टकराने के बाद जब वो दूर जा रहा है तब तक क्या है? वो फ्री है। तो टकराने के बाद जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यही टाइम कहलाया जाएगा रिलैक्सेशन ऑफ टाइम, जिस पर हमारा कौन डिपेंड कर रहा है? रजिस्टिविटी। ये रहा, जिसको हम लोग बोलेंगे चाचा ताऊ। चाचा ताऊ मत बोल देना, विवाद हो जाएगा। जिसको हम लोग बोलेंगे टाउ, रिलैक्सेशन ऑफ टाउ ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर। अगर रिलैक्सेशन ऑफ टाइम बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी? कम। और रिलैक्सेशन ऑफ टाइम अगर घट रहा है तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो ये हमारी कुछ कहानी रही रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी को लेकर।
अब यार देखो, अभी तो तुम्हारी और हवा निकाल सकते हैं जब आपको ये दिखाया जाए कि कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। मैंने बोला था ना कि ओम्स लॉ तभी तक लागू होगा जब तक हम किसी का प्रेशर चेंज नहीं कर रहे कंडक्टर का, या फिर हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज कर देते हो तो भाई ये फॉर्मूला आपका देखने को मिलता है, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। तो ये है नहीं, बस तुम्हें थोड़ी सी हवा लगा लो, इसको देख लो। परेशान मत होना, टेंशन मत चले जाना, बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है इन दोनों बातों का। इसको भी रोकते हैं, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्या सोचा, रेजिस्टेंस बोलेंगे? नहीं, प्रॉपर वर्ड जो रहता है वो रहता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है? देखो, हमने पीछे की क्लास में डिस्कस कर लिया था रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी। अब उस पर एक वर्ड मुझे याद आया अभी कि रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी को लेकर, काले पर काला, यूनिट बता देता मैं आपको कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट बन रही है वो क्या बन रही थी हमारी, V अपॉन आई, मीन्स वोल्ट पर एम्पियर, जिसकी हमने क्या बनाई थी यूनिट, ओम, जिसका सिंबल था ये। लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो क्या कहलाती है, आर रो एल अपॉन ए। अरे भाई, रजिस्टिविटी क्या बनेगी हमारी, आर आई, कहाँ से, सॉरी आई का टर्म नहीं लेना, अब तो मैं लेना है आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए, तो हमारा जो रो बनेगा वो बनेगा आर ए अपॉन एल। वी अपॉन आई ना ज़्यादा दिमाग में घुस गया, रेजिस्टेंस के साथ में पहला रिश्ता तो हमने यही बनाया था ना, तो पहला रिश्ता बुलाए बोलता नहीं है भाई। तो हमारा जो रजिस्टिविटी की यहाँ से यूनिट बन रही है वो क्या बन रही है, रो आर। आर की क्या होती है यूनिट, ओम। एरिया की मीटर इंटू मीटर, और लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओ रजिस्टिविटी क्या बनेगी इसकी, सॉरी रजिस्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी, ओम मीटर। तो ये हमारे पास में रजिस्टिविटी की यूनिट हो गई। अब देखो, हम देख रहे थे कि मटेरियल की खुद की एक करंट को अपोज करने का भगवान ने ही उसके अंदर एक प्रॉपर्टी दे दी थी, उसके एक एटम्स दे दिए थे कि भाई ये मटेरियल, ये नेचर के मटेरियल करंट को इस तरीके से अपोज करेंगे, इनकी हमने रजिस्टिविटी फिक्स कर रखी है। लेकिन हमने क्या किया, कुछ ऐसे मटेरियल बनाए जिनका हमने अपनी तरफ से रेजिस्टेंस फिक्स कर दी। हमने अपनी तरफ से रेजिस्टेंस फिक्स कर दी, तो उस फिक्स्ड रेजिस्टेंस को, उस मटेरियल की फिक्स्ड रेजिस्टेंस जो हमने फिक्स करी है, और जब हम उसको एक सर्किट के अंदर अप्लाई करने वाले हैं, लगाने वाले हैं, तो उस मटेरियल को ही हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। उस मटेरियल को क्या बोला जाएगा, रजिस्टर। मीन्स मेरे पास में एक ऐसा मटेरियल है जिस रजिस्टर को पहचानने के लिए जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अब ये क्या करा, मैंने एक ऐसा मटेरियल बनाया जिसकी रेजिस्टेंस मैंने फिक्स कर रखी है, चाहे वो 1 ओम हो, चाहे 2 ओम हो, या 3 ओम हो, या 4 ओम हो, या 100 ओम हो। ये इस रजिस्टर की मैंने रेजिस्टेंस क्या करी, फिक्स कर रखी। और मेरे पास में एक ये सर्किट है, और मैंने इसको पकड़कर लगा दिया इस सर्किट के अंदर। जैसे ही मैंने इसको सर्किट के अंदर लगाया, क्योंकि इसके पास में पहले से एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है कि जब करंट यहाँ से फ्लो होकर जाएगा, इस पूरे के पूरे इस मटेरियल से जब फ्लो होकर जाएगा, तब उसे इतना फिक्स्ड अपोजिशन देखने को मिलेगा, इतना करंट को अपोज देखने को मिलेगा। तो ये जो हमने अप्लाई की है प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है, रजिस्टर। अब आपसे बोलते हैं ना टीचर कि बेटा
एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दी, एक बेटा मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दी, एक बेटा मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दी। अबे बेटा ये रजिस्टर लगा दी, ये रजिस्टर लगा दी। सर गलत बोल रहे हो यार, रजिस्टर बोलो ना, रजिस्टर बोलो, रजिस्टर बोलो। इस रजिस्टर के अंदर की एबिलिटी है रजिस्टेंस कि सर देखो मैंने एक ओम की रजिस्टर लगा दी बेटा, एक रजिस्टेंस की रजिस्टर लगा दी बेटा, 2 रजिस्टेंस की रजिस्टर लगा दी, 3 ओम की रजिस्टेंस की रजिस्टर लगा दी। अरे भैया रजिस्टेंस कैसे लगाओगे यार, बेकार की बात करते हो, लगाओगे रजिस्टर। फिर भी आप धोखा ना खाओ, इसलिए मैंने थोड़ा सा साथ देने के लिए ये लिखा है यहाँ पर कि तुम्हारी लाज बची रहे टीचर की, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या फिर तुम्हारे टीचर्स के हिसाब से बार बार रिपीट करने वाला वर्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो अब जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जो हम रजिस्टर लगा रहे हैं, अब किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब हम इसको लगाएंगे तो इसको लगाने के 2 तरीके हैं। या तो इसको हम लोग लगा सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, या हम इसको लगा सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब किस तरीके से इस रजिस्टर का हम इस्तेमाल करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।